All right, so we are talking about the August July 2023 updates. So उसमें हम बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में. Let us talk about the Forest Conservation Act. So it was passed in 1980. 1980 में जो है ये पास हुआ था टू रेगुलेट द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट. इसके पहले कौन सा एक्ट था? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927. ओके, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर जो है हम लोग फॉरेस्ट के लॉज को रेगुलेट करते थे. ओके, एंड आपका जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है उसी के अंदर से आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वो बन के निकला है. ओके, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और ये जो डीएफओ है, कंजर्वेटर है, फॉरेस्ट गार्ड का ये जितना भी पोजीशंस है ये आपका निकला कहाँ से? ये आपका आईएफओएस जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से निकला है 1927. ओके, सो होता क्या था कि बहुत सारे फॉरेस्ट जो हैं उनका कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज दे वेर ऑन प्रिस्टीन लैंड, दे वेर ऑन प्रोटेक्टेड लैंड. ओके, सो इसके चलते प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए फॉरेस्ट को ये आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था. 1996 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है इट वुड अप्लाई टू ऑल द लैंड पार्सल्स दैट वेर ईदर रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट और रिजेंबल्ड द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट. यहां पर क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल किया था कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो अप्लाई होगा सारे फॉरेस्ट लैंड पे जो आइदर गवर्नमेंट के फॉरेस्ट रिकॉर्ड्स में है या रिजेंबल कर रहा है डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट. तो इससे क्या प्रॉब्लम है? कैन यू थिंक दैट इससे क्या प्रॉब्लम आएगा कि आप डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट में ऐड कीजिएगा कि जितने भी डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट में लैंड आ रहा है ऑल विल बी प्रोटेक्टेड एंड ऑल द फॉरेस्ट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड दे विल ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड. ठीक है, तो क्या किसमें कीजिएगा? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज दैट डेवलपमेंट रिटार्ड्स. ओके, या डेवलपमेंट जो है उसका पेस जो है वो क्या होता है? वो कम होता है. ठीक है, यस. सो उसके चलते डेवलपमेंट जो है आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. नहीं यार, डाइवर्जन कैसे? आप समझ नहीं रहे. यहां पर देखिए कि व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दैट कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जितने भी एरिया है विच कम्स अंडर, हाँ, यू आर करेक्ट, विच नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग ना. ये बोल रहा है कि जो भी फॉरेस्ट जैसा, तो फॉरेस्ट का मतलब क्या? 10% कैनोपी कवर हो गया फॉरेस्ट. 10% फॉर कैनोपी कवर तुम्हारा लैंड बन गया फॉरेस्ट. और उसके बाद या आइदर रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट और रिजेंबल्ड, मतलब रिजेंबल भी कर रहा है तो फॉरेस्ट जैसा, तो वो प्रोटेक्टेड है अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? इट रिटार्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना. हाँ, ये ठीक है, डिफिकल्टी इन लैंड एक्विजिशन इज द करेक्ट ये असेसमेंट. सो न्यू फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल जो है, आरए, आरए है, नॉट आरा. आरा इज इन बिहार ना, आरए. ओके, so new forest conservation bill proposes the act will be applicable only on notified forest land. तो ये जो अभी नया फॉरेस्ट कंजर्वेशन का बिल आया है दोस्त, तो वो कहां पर होगा? इट विल बी ओनली ऑन द नोटिफाइड फॉरेस्ट लैंड and land identified as forest on government records except forest put to other work prior to 96 SC order. ओके, यहां पर क्या बोला गया है? नए फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल जो अभी हाल फिलहाल में सरकार लेके आई है, दैट this act, the forest conservation act, it will be, okay, it will be applicable only on the notified forest land. Okay, yes. और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में है फॉरेस्ट, ओके, जो भी लैंड को एज फॉरेस्ट बनाया गया, तो आपको याद है हमने बात किया था टोटल फॉरेस्ट कवर वर्सेस ट्री ट्री टोटल फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर वर्सेस फॉरेस्ट एरिया, है ना. सो फॉरेस्ट पुट टू अदर वर्क प्रायर टू 1996 SC ऑर्डर. ऑल राइट, तो जो भी 1996 के पहले के फॉरेस्ट थे उसमें जो भी डेवलपमेंटल वर्क हुआ उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ये, कि जितने भी 96 SC ऑर्डर के पहले जितने भी डेवलपमेंट वर्क हुए हैं उनको प्रोटेक्ट होगा, उनका प्रोटेक्शन मिलेगा. द बिल ऑल्सो सीक्स टू फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस. तो जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, मतलब जैसे पैरिटी लाना है चाइना के साथ बॉर्डर पे. चाइना का बॉर्डर बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, तो इंडिया जो है वो भी चाह रहा है कि हमारा भी पैरिटी आ जाए. सो नेशनल सिक्योरिटी पे, ओके, नेशनल सिक्योरिटी पे पैरिटी और पब्लिक यूटिलिटी,
ओके, पब्लिक यूटिलिटी के लिए अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है तो उस पे जो है आपको छूट मिलेगा 100 किलोमीटर्स तक। नाउ देयर इज द प्रॉब्लम, सिक्किम जैसा स्टेट है, सपोज दिस इज सिक्किम, तो 100 किलोमीटर में तो सिक्किम खत्म ही हो गया। अगर 100 किलोमीटर की बात करोगे चाइना के बॉर्डर से, तो सिक्किम तो ऐसे ही खत्म हो गया। 50-60 किलोमीटर जो है ना, 50-60 किलोमीटर का क्रॉस सेक्शन है पूरे स्टेट का। सो है कि नहीं प्रॉब्लमैटिक? isn't this problematic or not? Okay, all right. And in left wing extremist area, okay, विद इन 100 किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर रहेगा और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में। तो सिक्किम क्या कह रहा है कि भाई 2 किलोमीटर कर दो, और बीआरओ क्या कह रहा है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, 150 किलोमीटर करो। दैट 150 किलोमीटर तक हमें एग्जेम्पशन मिलेगा, हम कोई भी फॉरेस्ट को खत्म कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंट वर्क। नाउ the minister has come, the minister of environment, and he has said that no private work will be allowed। यहां पर जो है किसी भी टाइप का प्राइवेट वर्क जो है अलाउड नहीं होगा, ओनली गवर्नमेंट वर्क और ओनली डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे 150-100 किलोमीटर वाले रूल में। एसेंशियल कंडीशन फॉर फॉरेस्ट क्लियरेंस में क्या डाला गया है, दैट आप जो डेवलपर है जो फॉरेस्ट को क्लियर करेगा, ही मस्ट कैरी आउट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। वो क्या करेगा, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन जो है वो करेगा ऑन इक्विवेलेंट नॉन फॉरेस्ट लैंड। ऑलराइट, इक्विवेलेंट नॉन फॉरेस्ट लैंड में क्या करेगा, कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन। नाउ हियर इज द थिंग, हियर इज द थिंग, यहां पर आपको और क्या करना है दोस्त, कि अगर मान लिया इक्विवेलेंट नॉन फॉरेस्ट लैंड प्रेजेंट नहीं है, अगर आपको इक्विवेलेंट नॉन फॉरेस्ट लैंड नहीं मिला जहां पर आपने कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन करना है, तो ट्वाइस, 2 टाइम्स वेस्ट लैंड आप ढूंढेंगे कहीं पे, विच हैज बीन लेफ्ट फैलो, कोई भी वेस्ट लैंड ट्वाइस द अमाउंट, और वहां पर जाके आप अपना पेड़ लगाएंगे। ओके, तो ये जो है आपका एफर्ट डाला गया है कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन में। आपने कैंपा के बारे में सुना होगा, कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड वगैरह के, कैंपा, फिर स्टेट कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड। तो ये सारी जो चीजें हैं ये किस लिए है, ओके, इसमें कहाँ से पैसा आएगा, कौन पैसा डालेगा, यही जो है जो डेवलपर्स हैं वही अपना एक तरीके से कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए इसमें पैसा डाल देंगे। ओके, इज इट क्लियर? हु चेयर्स कैंपा? क्या वो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट है? क्या वो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट है या वो प्राइम मिनिस्टर है? हम्म, यहां पर स्टेट में तो चीफ मिनिस्टर हो गया आपका। ओके, स्टेट में आपका चीफ मिनिस्टर हो गया, और ऐसे जो है सेंटर में कौन होगा, सेंटर में इट विल बी मिनिस्टर। ओके, ओके, सेंटर में कौन होगा, सेंटर में इट विल बी द मिनिस्टर, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा। ओके, ठीक है, ऑल राइट। स्टेट कॉम्पनसेटरी अथॉरिटी का, कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन अथॉरिटी का कौन होगा, कौन बैठेगा उसमें, चेयरपर्सन सीएम साहब बैठेंगे। ओके, सीएम साहब बैठेंगे, ठीक है। और किसके अंदर आता है कैंपा, कैंपा किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं अकीरा रैंसमवेयर के बारे में, अकीरा रैंसमवेयर के बारे में। तो अकीरा रैंसमवेयर, इट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम्स टू स्टील डेटा। तो आपसे बस पूछेगा अकीरा क्या है, इसके साथ हमने और कुछ पढ़ा था क्या, एनीथिंग एल्स, जो कि वो भी एक रैंसमवेयर ही था, समथिंग थ्री कंपनी था, हाँ, लॉकेट थ्री, लॉकेट थ्री था कि नहीं, यस। तो वो क्या था, ये जो कंपनी थी, ओके, जो कंपनी थी, राइट राइट, आया, याद आया आपको, व्हाट वाज लॉकबिट थी, लॉकबिट थ्री, राइट, लॉकबिट थ्री, है ना, यस, लॉकबिट थ्री, लॉकबिट इज द कंपनी एंड लॉकबिट थ्री इज द प्रोडक्ट। ओके, ठीक है, क्या पूछ रहे हो दोस्त?
हाँ, लॉकबिट करेक्ट, इट्स अ ransomware, ओके, इट्स अ ransomware लॉकबिट 3। किसी को डाउनलोड करना है तो मैं लिंक भेज दूंगा। बायोडाइवर्सिटी एक्ट में चेंजेस आया है, ओके, सो नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये जो है आपका, ये क्या करता है, सेटअप से नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एज व्हाट, एज ए रेगुलेटरी बॉडी। इसमें नया अमेंडमेंट का क्या प्रोसेस है, certain category of users of biological resources like practitioners of Indian systems of medicine, कौन सा, आयुष, have been exempted from making payments towards the access and benefit sharing mechanism। इसमें क्या है, आयुष जो है, आयुष प्रैक्टिशनर्स को जो है एग्जेम्पशंस दिया गया है कि आप जो है बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म जो है, जैसे जो कम्युनिटी होती है, लोकल कम्युनिटी, उसके साथ बेनिफिट शेयर करना पड़ता था पहले, अब जो है उसको हटा दिया गया था। ओके, तो ये आपका नया अमेंडमेंट है इसमें, बायोडाइवर्सिटी में। ओके, सुपर क्रिटिविटी की बात करते हैं। सो इट इज द स्टेट इन विच मटेरियल ऑफर्स जीरो, ओके, और नियर जीरो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है, दिस इज द स्टेट इन विच कोई भी मटेरियल जो है वो जीरो और नियर जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। सो उससे क्या होता है, उससे सुपर एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, आपका जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो क्या होता है, वो सुपर एफिशिएंटली चलने लगता है। एंड इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन रिमूवल ऑफ ट्रांसमिशन लॉसेस इन पावर cables, okay, this also results in what, removal of transmission losses in power cables and massive gains in energy। okay, करंट क्या होता है, इट्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोस्ट केसेस में। तो ये किस टाइप में बन सकता है, सुपर कंडक्टिविटी, क्या हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसके लिए, हाई टेम्परेचर नहीं, अल्ट्रा लो टेम्परेचर। और लो प्रेशर, क्या लो प्रेशर चाहिए होता है, नहीं, हाई प्रेशर जो है आपको चाहिए होता है, ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी अंडर एमआरआई एंड एमआरआई स्कैन मशीन और मैगलेव, तो जब सुपर कंडक्टिविटी जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड के साथ जुड़ जाता है, सो उससे हमें क्या मिलता है, एमआरआई स्कैन मशीन और मैगलेव ट्रेन। ओके, मैगलेव ट्रेन को कभी देखा है, थोड़ा सा ऊपर फ्लोट करता है, द ट्रेन फ्लोट्स ऑन द ट्रैक, ऐसा लगता है कि फ्लोट कर रहा है, ठीक है, वो मैग्नेटिज्म के वजह से है एंड सुपर कंडक्टिविटी को लेवरेज कर रहा है। सुपर कंडक्टिविटी कैन ओनली बी अचीव्ड एट वेरी लो टेम्परेचर्स। कब अचीव कर सकते हो आप, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे आप अचीव कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली एट एट -250 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट मटेरियल कौन सा था विच शोड सुपर कंडक्टिव प्रॉपर्टी, दैट वाज मर्क्यूरी, प्लीज रिमेंबर दिस, मर्क्यूरी जो था पहला था। अदर मटेरियल्स में क्या क्या था हमारे पास, लेड, एल्यूमिनियम, नायोबियम, टिन। तो ये जो है लेड, एल्यूमिनियम, नायोबियम, टिन, ये समथिंग कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर, ये क्या करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर रीच करता है सो दैट इट कैन शो सुपर कंडक्टिव बिहेवियर। तो सुपर कंडक्टिव बिहेवियर शो करने के लिए क्या करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर को रीच करता है। Scientists are still trying to find materials which can remain superconductive at room temperature। तो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, यूपीएससी आपसे क्या पूछेगी, बोलेगी कि ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी हमें पता चल गया है। दिस इज नॉट ट्रू, अभी भी जो है हम खोज रहे हैं, साउथ कोरिया, इंडिया वगैरह में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बैंगलोर में काम चल रहा है इसके ऊपर। ओके, अब हम बात करते हैं क्लाउड बर्स्ट के बारे में। व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट, इट इज लोकलाइज्ड, प्लीज रिमेंबर दिस, ये क्या है, लोकलाइज्ड है, और ये हिमाचल में आया था। दिस इज अ लोकलाइज्ड इवेंट, इट इज अ लोकलाइज्ड बट इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी विच इज कॉमन इन हिली रीजन देन इट इज इन प्लेन्स। ओके, ये क्या है, इट इज ए लोकलाइज्ड बट इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी कॉमन इन हिली रीजन्स देन कंपेयर्ड टू प्लेन्स। स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ क्लाउड बर्स्ट अगर हम देखें, विच हैज बीन डिफाइंड, ताकि हमें पता चल सके कि वेदर क्लाउड बर्स्ट हैज हैपेंड और नॉट, तो उसमें रेनफॉल 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा का होना चाहिए विद इन एन आवर।
एक घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर 10 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल आपको होना चाहिए, ठीक है। रेनफॉल ओवर रफली 10 × 10 किलोमीटर एरिया, मतलब क्या मैं कह सकता हूँ 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में आपको 10 सेंटीमीटर से ज्यादा का एक घंटे के अंदर, 1 आवर के अंदर बारिश करवाना पड़ेगा। ड्यूरिंग ए क्लाउड बर्स्ट इवेंट अ प्लेस रिसीव्स अबाउट 10% ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल विद इन एन आवर, मतलब जितनी साल में बारिश होनी है उसका 10% विद इन एक घंटे आपको मिल जाना चाहिए, तब जाके क्लाउड बर्स्ट में क्लासिफिकेशन होता है। ओके, सो ये जो है बहुत रेयर इवेंट है, दिस इज नॉट कॉमन बट इट इज बिकमिंग कॉमन बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। हम बात करते हैं कोरल ब्लीचिंग के बारे में। सो जब वाटर जो है इट गेट्स टू वार्म, तो सबसे पहली बात तो कोरल्स आर वेरी सेंसिटिव, the corals are highly sensitive, okay, so when water gets too warm they expel the algae, okay, ये क्या करता है, algae को expel कर देता है अपने अंदर से, जिसको जू जैंथेले बोलते हैं, okay, और जब जू जैंथेले जो होता है वो निकल जाता है, which are living in their tissue, okay, which are what, which are living in their tissue, so उससे क्या होता है, इट कॉजेज देम टू टर्न इंटायरली वाइट, तो ये किस कलर के हो जाते हैं कोरल ब्लीचिंग के समय, कोरल ब्लीचिंग के समय ये पूरे तरीके से वाइट हो जाते हैं, व्हाइट, ओके, किस तरीके से हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, ऑलराइट। नो कॉन्फिडेंस मोशन, सो गवर्नमेंट जो है, अच्छा ये, हाँ यहाँ पर एक चीज आपको पहले बता देता हूँ, कोरल जो है ये क्या सिम्बायोसिस है, कोरल जो है क्या वो सिम्बायोटिक रिलेशन है, यस, किसके बीच में, कोरल्स जो है किसके बीच में, कोरल जो है वो जू जैंथेले, ओके, जू जैंथेले और पॉलिप्स के बीच में है कि नहीं, पॉलिप्स जो है, ऑलराइट, कोरल पॉलिप होता है और पॉलिप के अंदर क्या रहता है, जू जैंथेले, ओके। अभी रामेश्वरम में जब आप जाइएगा बीच पे तो देर आर सर्टेन पीपल जो एक कोरल ले आते हैं, कोरल को निकाल लिया है गल्फ ऑफ मन्नार से, और उन्होंने क्या किया, उसको बोलते हैं राम जी का ये पत्थर है, एंड दे टेक 100 200 300 रुपीज फ्रॉम द पीपल हु कम देयर, एंड उनको जो है पूजा करवाते हैं, है ना, और उसके बाद जो है उसको दिखाते हैं, ऑलराइट, उसको दिखाते हैं कि कैसे देखो फ्लोट कर रहा है, एंड पीपल दे स्टार्ट सेइंग जय श्री राम जय श्री राम, और बहुत बहुत दिन से ये स्कैम चल रहा है, अच्छा कमा लेते हैं, 200 300 400 रुपए जो है निकाल निकाल के। सो कोरल पॉलिप्स और एल्जी, जूजैंथल, ओके। नो कॉन्फिडेंस मोशन, a government can be in power only if it commands a majority in the directly elected house, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या है, कौन कर सकता है, ओनली द लोकसभा कैन इनिशिएट, ओके, सिर्फ लोकसभा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 क्लॉज 3 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये कहां से लिया गया है, ये प्रोविजन कहां से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, याद आया, GOI एक्ट 1935 से लिया गया। दिस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेस्टेड वाया अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो ये जो लोकसभा के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन उसको टेस्ट कैसे कीजिएगा आप उसको मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कीजिएगा, ठीक है। एनी लोकसभा एमपी हु कैन गार्नर द सपोर्ट ऑफ 50 पीपल, 50 एमपीज, फेलो एमपीज, तो ही कैन इंट्रोड्यूस ए और शी कैन इंट्रोड्यूस ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। In case the motion is passed, the government is bound to vacate the office. Okay. The first motion of no confidence was moved in 1963 against Nehru by Acharya JB Kriplani. Okay. Acharya जो है JB Kriplani. और what about speaker's decision? When we are talking about no confidence motion, तो उसमें स्पीकर का डिसीजन क्या, स्पीकर, does speaker has to admit it? Does speaker has to admit it? Yes, he usually admits it. Okay, he usually admits it, but
ये जो स्पीकर के डिस्क्रिशन पे रहता है, वेदर टू एडमिट इट और नॉट। ओके, वेदर टू एडमिट इट और नॉट। ओके, सो पहला कहां पर था? पहला जो था, उन्होंने 1963 में जेबी कृपलानी साहब लेके आए थे। ओके, ठीक है। ओके, जनरली पास नहीं होता है, बट इट इज यूज्ड एज अ कॉलिंग अटेंशन मोशन। जैसे हमारा कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है, जब आप नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं तो किसी चीज के लिए आप दुखी रहते हैं, सो आप उस तरफ जो है, ऑल्दो डिफीट हो जाएगा लेकिन सरकार का ध्यान आप खींच सकते हैं। ओके, ठीक है, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं जीरो एफआईआर के बारे में। When a police station receives a complaint regarding an alleged offense that has been committed in its jurisdiction, okay, in the jurisdiction of another police station, okay, it registers an FIR and then transfers it to relevant police stations for further investigation. तो ये जो है, ये पुलिस स्टेशन जो है, when it receives a complaint regarding an alleged offense, ओके, कि भाई हमारे यहाँ पर नहीं हुआ, ऐसा होता है ना कि निर्भया केस में क्या हुआ था? निर्भया केस में जो उसके ये थे, उसके वेल विशर्स और पेरेंट्स थे, वो एक जगह से दूसरे जगह घूम रहे थे, है ना? एक जगह से दूसरे जगह घूम रहे थे। एक पुलिस स्टेशन बोलता था हमारे हम नहीं करेंगे, दूसरा पुलिस स्टेशन बोलता था हम नहीं करेंगे, तीसरा बोलता था हम नहीं करेंगे। ओके, सो उसके चलते क्या हुआ था? देयर वॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, बहुत ज्यादा हमें शेम देखना पड़ा था। सो इसमें क्या होता है कि जब भी पुलिस स्टेशन रिसीव करता है कंप्लेंट रिगार्डिंग एन अलेज्ड ऑफेंस जो कि उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो वो सिर्फ जो है जीरो एफआईआर रजिस्टर करके और उसको ट्रांसफर कर देता है जिस भी पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में होगा। और ये किस पे बेस्ड है? ये आपके जस्टिस वर्मा कमिटी रिपोर्ट के बेसिस पे, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है? जस्टिस वर्मा कमिटी रिपोर्ट पे बेस्ड है। एफआईआर, सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज नॉट डिफाइंड in either the IPC or the CRPC. Neither in IPC 1860 nor in the CRPC 1973 they have defined this. Okay. In police regulation or rules information, जो सेक्शन 154 होता है सीआरपीसी का, 154 सेक्शन होता है सीआरपीसी का, उसको हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर। तो एक चीज समझिएगा कि डेफिनेशन कहीं नहीं दिया, लेकिन पुलिस रेगुलेशंस के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में आएगा उसको हम एफआईआर कहेंगे। ओके, सो यू हैव टू गो टू द पुलिस रेगुलेशंस, ऐसे कहीं डिफाइन नहीं है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या है एक एफआईआर के? इंफॉर्मेशन जो होता है, इट मस्ट रिलेट टू द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो होना चाहिए आपका। ओके, उससे मिलता जुलता होना चाहिए, उससे रेलेवेंट होना चाहिए। ओके, सो व्हाट इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस? व्हाट इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस? सो देखिए, नॉन कॉग्निजेबल होता है मिसबिहेवियर, पब्लिक अनोयंस, और कॉग्निजेबल होता है सीरियस क्राइम्स जैसे मर्डर, डकैती। ओके, ये सारी चीजें। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? ये सेक्शन 2 जो है उसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2C, ओके, ऑफ द सीआरपीसी, ठीक है, ऑल राइट। और वहां पर जो है वो क्राइम्स जो है वो सीरियस होते हैं नेचर के। ओके, दीज आर सीरियस इन नेचर। एंड यहां पर जो है द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज कैन इन्वेस्टिगेट द क्राइम विदाउट एनी प्रायर ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। एग्जाम्पल क्या है इसका? मर्डर, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? मर्डर। ओके, ऑलराइट। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या बेलेबल होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस आर बोथ बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। ओके, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? बोथ बेलेबल होते हैं और नॉन बेलेबल होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। एंड व्हाट अबाउट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस? व्हाट अबाउट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस? सो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट द अक्यूज विदाउट अ वारंट। ओके, इसके लिए जो है जैसे फॉर्जरी, चीटिंग, डेफेमेशन, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है? एफआईआर इज लॉन्च टू द मजिस्ट्रेट। ओके,
एफआईआर जो है मजिस्ट्रेट को लॉन्च किया जाता है, उसके बाद अब जो है पुलिस ऑफिसर इनिशिएट करता है इन्वेस्टिगेशन को। ऑलराइट, तो ये चीज समझ में आई? करेक्ट। ठीक है, 7 साल से कम या 7 साल से ज्यादा? 7 साल से कम या 7 साल से ज्यादा, 7 ईयर से ज्यादा होगा तब ना, देन इट विल बी नॉन बेलेबल, है ना, ज्यादा होगा। ओके, ऑलराइट। ठीक है, तो ये आजकल यूपीएससी एक आध क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है। ठीक है, तो हम लोग बेटर है कि प्रिपेयर कर लिया जाए, है ना। इस टाइप के एक आध क्वेश्चन आते हैं, दैट्स इट। ओके, ज्यादा नहीं आते। मेजरली आपका कॉन्स्टिट्यूशन से ही आएगा। ओके, कहाँ से आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन से ही आएगा। उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या है? शुड बी गिवन इन राइटिंग और ओरली। आप ओरली भी बता सकते हो और राइटिंग में भी दे सकते हो। ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, टू द हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन, एंड इट मस्ट बी रिटन डाउन एंड साइंड बाय द इन्फॉर्मेंट, एंड इट्स की पॉइंट शुड बी रिकॉर्डेड इन द डेली डायरी। तो ये जो है पुलिस पुलिस वाले को लिखना होगा। अगर आप ओरली दे सकते हैं, विक्टिम है तो, लेकिन पुलिस वाला जरूर देगा। ओके, पुलिस वाले को जरूर लिखना होगा, और जो भी की पॉइंट्स है, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द पुलिस स्टेशन डेली डायरी। ओके, बैक्टीरियोफाज, सो वायरसेस दैट किल बैक्टीरिया। ओके, इसमें क्या है? वायरसेस दैट किल बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफाज देखा, एकदम एलियन जैसा लगता है। हैव यू सीन बैक्टीरियोफाज? कॉलर होता है, ऐसे होता है ना। ओके, सो ये जो बैक्टीरियोफाज है, ये वायरस है। ओके, याद रखिएगा, फाज मतलब क्या? खाना। ऑटोफेजी सुना है? फाजी, फाजी, ऑटोफाजी, फेजी मतलब सेल ईटिंग। तो ये जो होता है, वायरसेस होते हैं, दीज आर गुड वायरसेस। व्हाई? बिकॉज दे आर हार्मलेस टू द ह्यूमन सेल्स। ये क्या करते हैं? ह्यूमन सेल्स को नहीं छेड़ते, एंड दे डू नॉट रिकॉग्नाइज ह्यूमन सेल्स एज देयर एनिमी। ओके, they hunt bacteria and they attach themselves to the bacterial cell. ओके, बैक्टीरियल सेल के वॉल पे अटैच हो जाते हैं बिफोर इंजेक्टिंग वायरल डीएनए मटेरियल इनटू द सेल। तो ये क्या करते हैं? इसके अंदर में वायरल डीएनए मटेरियल होता है, उसको बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद जो है, उसके बाद व्हाट हैपेंस? सेल डेथ। ओके, सेल जो है वो मर जाता है। तो ये आपका एक्चुअली दिस वाज यूज्ड बाय मेनी साइंटिस्ट्स एज वेल इन द सोवियत यूनियन। ये बहुत ज्यादा यूज होता था, बिकॉज एंटीबायोटिक्स नहीं होते थे, एंटीबायोटिक्स का शॉर्टेज होता था। सो बैक्टीरियोफाज का डोजेस दिया जाता था, बिकॉज इट इज हार्मलेस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो क्या करता है? सेल्स को खत्म कर देता है, जो भी हार्मफुल सेल्स हैं। वायरल डीएनए जो है, जब एक बार वायरल डीएनए इंजेक्ट हो जाता है, तो वायरल डीएनए जो है उसके बाद रेप्लिकेट करता है इनसाइड द बैक्टीरिया, समटाइम्स बाय बोरोइंग द डीएनए रेप्लिकेशंस हार्डवेयर ऑफ बैक्टीरिया। एंड फाइनली बैक्टीरियोफाज जो है, आप मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजन, जो अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम आया है ना, जो भी अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम आया है, उसके अगेंस्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एंटी साइक्लोन का। सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ हाई प्रेशर सिस्टम। इसको क्या कहते हैं? हाई प्रेशर सिस्टम। ये गंगा वाटर में ये प्रेजेंट है, यू आर वेरी करेक्ट। ओके, सो इसको क्या कहते हैं? एंटी साइक्लोन को एक हाई प्रेशर सिस्टम। तो मैंने क्या क्या बताया, हाई प्रेशर सिस्टम में क्या क्या होता है? सबसे पहले तो एयर जो है आपका, वो नीचे की तरफ जाता है, इट गोज डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। ये क्या करता है? डाउनवर्ड्स जाता है अर्थ के सरफेस पे। एज द एयर सिंक्स, तो प्लीज हेवीनेस, सिंक नॉट राइज। ओके, एयर हैवी होता है, सिंक करता है। इट्स मॉलिक्यूल गेट्स कॉम्प्रेस। तो जब एयर सिंक करेगा, नीचे की तरफ आएगा, ध्यान दीजिएगा, जब नीचे की तरफ आएगा, ओके, सो इट गेट्स कॉम्प्रेस्ड। ओके, मॉलिक्यूल गेट्स कॉम्प्रेस्ड विच इंक्रीजेस द प्रेशर, जो कि प्रेशर को बढ़ा देता है, मेकिंग इट वार्मर, जो कि इसको वार्म करता है। ठीक है, वार्मिंग होना स्टार्ट हो जाती है हाई प्रेशर रीजन में, और इसके वजह से स्पेल्स ऑफ ड्राई एंड हॉट वेदर। तो ये जो लू चलता है, दिस इज बिकॉज ऑफ दी, आपका अगर समझेंगे तो हाई प्रेशर सिस्टम की वजह से ये बनता है। ओके, हीट वेव जो है उसके पीछे का रीजन क्या है? हीट वेव के पीछे का रीजन है हाई प्रेशर
सिस्टम, ओके, हाई प्रेशर सिस्टम, ओके, ठीक है। तो ये एंटी साइक्लोन का है बिकॉज ऑफ हीट वेव। क्यों है हीट वेव, मैंने बता दिया, हाई प्रेशर सिस्टम है। बाकी आपको पता है हाई प्रेशर में क्या होता है, नीचे जाता है, और लो प्रेशर में क्या होता है, ऊपर जाता है ना। लो प्रेशर में हमने पढ़ा था साइक्लोनिक कंडीशन है। साइक्लोनिक कंडीशन है, जब साइक्लोनिक कंडीशन होता है तो आपका कैसा रेनफॉल होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, द मोस्ट कॉमन रेनफॉल, ओके। उसके बाद एक और कौन सा होता है, फ्रंट बेस्ड, याद है, फ्रंट बेस्ड रेनफॉल, जब दो फ्रंट आते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट बनता है, तब बारिश होती है। और तीसरे केस में कब बारिश होती है, जब ओरोग्राफिक, ओके, तो विंडवर्ड साइड एंड द लीवर्ड साइड। तो विच इज द मोस्ट कॉमन, विच इज द मोस्ट, द कन्वेक्शनल रेनफॉल विच इज ड्यू टू द साइक्लोनिक कंडीशंस, यस। उसके बाद तो हाई प्रेशर सिस्टम में कहां पर आपको देखने को मिलता है, क्या हमें स्टेपी में देखने को मिलता है, सेंट्रल एशिया में, जहां पर हमें क्लियर स्काई होता है, क्लियर स्काईज होती है कि नहीं। तो जहां पर भी हाई प्रेशर सिस्टम होगा वहां क्लियर स्काईज होगा, वहां पर क्लाउड लेस स्काईज होगा, ओके। सो इट मींस, इट टेल्स अस कि इक्वेटर पे कैसा होता है, इक्वेटर पे वेरी हाई लो प्रेशर सिस्टम बनता है, इसीलिए क्लाउडी है। क्लाउड रहेगा तो क्या होगा, अगर वो क्लाउडी रहेगा तो फिर क्या रहेगा, इंसोलेशन कम रहेगा कंपेयर टू, हाँ बारिश तो 4 PM बारिश तो होती ही रहती है, दैट इज, यू आर करेक्ट 100%। इंसोलेशन कम होगा कंपेयर टू टॉरिड जोन। तो देयर विल बी, अगर मैं अर्थ का डायग्राम बनाऊं तो यहां पर जो है इस लाइन पे कम इंसोलेशन होगा कंपेयर टू द दिस रीजन, जो शेडेड रीजन है येलो से, ये जो येलो से मैं शेड कर रहा हूं वहां ज्यादा होगा कंपेयर टू द बीच से जो जा रही है लाइन, ओके। दूसरी चीज क्या है, व्हाट अबाउट कोरियोलिस फोर्स, जो अर्थ के रोटेशन से होता है फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स जो है उसमें क्या होता है बताइए, कैसे बढ़ता है घटता है, बढ़ता है या घटता है, सबसे कम होता है, जीरो होता है यहाँ पर आपका, इक्वेटर पे पोल्स पे हाईएस्ट होता है, ओके, क्लियर है। सबसे ज्यादा रोटेशन का स्पीड कहाँ महसूस होता है, अर्थ के रोटेशन का स्पीड कहाँ महसूस होता है, इक्वेटर पे 1680 किलोमीटर्स। इसीलिए ना इक्वेटर से एस्केप वेलोसिटी जल्दी हम लोग मिल जाता है, 500 किलोमीटर्स का एक्स्ट्रा आपको जंप मिलता है, और 1100 के करीब है पोल्स पे। इसीलिए लॉन्च व्हीकल्स जो है जनरली जो है आपका इक्वेटर से करती है, ताकि लेस फ्यूल, यू डोंट हैव टू यूज लेस, ओके, यू डोंट हैव टू यूज मच मोर फ्यूल, ओके। यस, फ्रेंच गियाना में आरियान याद होगा आपको, जी 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 सैट 31 है ना, जी सैट 31 जो है आरियान बेस से डाला गया था 2019 में, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज योर अपडेट